अब बात नहीं करो। अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अन्य किसी बिंदु पर, हम लोग दो तरह का पढ़े हैं ना, एक पढ़े हैं अक्षीय स्थिति में और दूसरा पढ़े हैं निरक्षीय स्थिति में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अन्य किसी भी बिंदु पर, मतलब कि आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ध्यान से देखिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। और जो वैद्युत द्विध्रुव है यह किससे किससे मिलकर बना है, ए बी नाम दे दे इसका, इसका नाम ए और इसका नाम इधर बी। तो मान लेते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ और बीच की दूरी 2l, बीच की दूरी कितना है, ये सब लिखना है तुम लोगों को। बीच की दूरी कितना माना जाएगा, 2l, तो आधा l हो गया और फिर आधा l हो गया। अगर हम इसी द्विध्रुव के लाइन में आगे निकाले या इसी में कहा निकाले पीछे, तो कौन सा स्थिति होगा, अक्षीय स्थिति, जो कि हो चुका है। और इस लाइन पर निकाले, इस द्विध्रुव के लंबवत मध्य बिंदु से होकर जाने वाले लाइन पर, तो कौन सा स्थिति होगा, तो दोनों निकल चुका है ना। अब हमको निकालना है ना तो अक्षीय हो ना तो निरक्षीय। इधर कोई बिंदु हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो, तो इधर हम एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। और यह बिंदु जो P है वह बिंदु मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। कितना दूरी पर है, R दूरी पर। यहां पर ध्यान देना। तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है। कितना मान लेते हैं, थीटा। इतना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चित्र में, चित्र ध्यान समझना, चित्र समझ जाओगे तो डेरिवेशन में कुछ है नहीं, चित्र मेन चीज है। अब बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा उसमें कुछ प्रभाव तो प्लस क्यू का भी होगा और कुछ प्रभाव मतलब माइनस क्यू के कारण भी यहाँ पर विभव होगा और प्लस क्यू के कारण भी क्या होगा, विभव होगा। तो दोनों के कारण जो विभव होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा ना यहाँ पर। जैसा कि पहला में भी किए थे और दूसरा में भी किए थे, वैसे निरक्षीय में 0 आ गया था और अक्षीय में दोनों को जोड़ दिए थे तो रिजल्ट हम लोग आ गया था। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। इसके कारण इस बिंदु पर, मतलब कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और निकाल करके दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही काम हम लोग को करना है। लेकिन एक चीज समझिए कि माइनस क्यू के कारण अगर आप बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं ना, तो माइनस क्यू से ये दूरी भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो कितना दूरी मान लें, R1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना है, R1, R1। और प्लस क्यू के कारण जो दूरी है वो कितना है, R2 है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको लिख सकते हैं अपने भाषा में। कैसे लिखेगा समझ लीजिए। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी तथा बीच की दूरी 2l है। इतना लिख सकते हैं ना। मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसको 90 नहीं ना समझ रहे हैं, 90 नहीं समझेंगे। 90 ऐसा दिख रहा है क्या, 100 है। तू तो नया खोज कर हो। सब वैज्ञानिक यही क्लास में है। हमारा दिन भर वैज्ञानिकों से पाला पड़ता है। हमारे घर 3 वो वैज्ञानिक हैं। हमारे घर 3 वो वैज्ञानिक, आइंस्टीन, न्यूटन और क्वांटम।
अब ठीक है, 90 से अधिक लग रहा है ना थोड़ा, उन 90 से हमको कोई मतलब नहीं है। ये दूरी हमारा R1 हो गया, ये दूरी कितना हो गया R2, ये बिंदु क्या हो गया P। तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे माना माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R1 तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R2 है। तो यहां से हम लिख देते हैं, लिखते हैं माना बिंदु आवेश, माना बिंदु आवेश माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना R1 तथा प्लस क्यू आवेश से P की दूरी R2 है। तो इस माइनस क्यू के कारण कुछ विभव होगा, आप प्लस क्यू के कारण भी क्या होगा, कुछ विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो माइनस क्यू है ना, इसके कारण विभव VA है, चूंकि बिंदु A पर ना है तो विभव कितना मान लेते हैं VA। लिखेंगे माना माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, समझ जाएंगे, VA तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना मान लें VB है। तो VA निकालेंगे कैसे बताइए। तो V का फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, एक आवेश के कारण विभव कितना पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R पढ़े हैं ना, R स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, R स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गायब, R स्क्वायर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो Q बटा R नहीं लिखते हैं, R1 लिख देते हैं, इसको समीकरण कितना बना देते हैं 1। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ लिख दीजिए, लिख दे यहाँ पर, नहीं लिखे। तथा VB तब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 समीकरण। अब मेन समस्या क्या है, R1 और R2 ज्ञात करना, क्योंकि यही तो नहीं पता है, समझ पा रहे नहीं। R1 और R2 ज्ञात करना मेन समस्या हम लोग का है। तो लिख देते हैं पहले, अतः बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू क्या होगा VA प्लस VB, यही ना होगा जी, VA प्लस VB। तो V इक्वल टू VA के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। ये ना है, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं हम देखिए कॉमन क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से कॉमन, और ऊपर से हो गया Q कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, प्लस वाला को पहले लिख दीजिए 1/R2 माइनस 1/R1। एक कोई जरूरी थोड़ी है कि इधर वाला माइनस रहेगा इधर वाला प्लस रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ वाला प्लस हो सकता है, यहाँ वाला क्या हो सकता है माइनस हो सकता है।
तो ऐसा होगा तो रिजल्ट में हो सकता है कि माइनस का डिफरेंस आ जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस से बहुत ज़्यादा हमको समस्या नहीं होगा। तो ये हो गया v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। इसको समीकरण कितना बना देते हैं? 3 बना देते हैं। और मेन समस्या जानते हैं कहाँ पर है? मेन समस्या है R1 और R2 का मान ज्ञात कर लेना, और R1 R2 का मान लेके में रख देंगे, हल कर देंगे, v का मान निकल जाएगा। तो सबसे मेन काम हमारा क्या है? R1 और R2 ज्ञात करना। इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। तो उसको प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। इसको समीकरण कितना बना देते हैं? 3 है ना, तीसरा समीकरण बनेगा। हमको क्या करना है? R2 और R1 का मान निकालना है। इधर वाला मिटा दे, अब ये सब मिटा दे रहे हैं। अब इधर हम लोग हल करेंगे। अब देखिए R2 और R1 का मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, कि इस लाइन को थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखना, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ऐसे आगे बढ़ा दिया गया। अब बताइए, ये जो आगे बढ़ाए हैं, तो इस लाइन में और जो ये वाला बीच वाला लाइन है, इसमें कौन बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है ना। और इसके इधर देखेंगे तो क्या लाइन है, एक बीच वाला है, इसमें भी तो यही बड़ा है ना। तो जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दो लाइन हो और इनके बीच का जो कोण होना एकदम छोटा हो, कोण कैसा हो? यहाँ पर ना कोण दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जब द्विध्रुव होता है तो इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है। सोचो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 mm 4 mm की इतना ही डिस्टेंस होता है। तो उसके बीच में कोण जब बनेगा तो वो तो और छोटा ना हो जाएगा, कोण एकदम क्या होता है? छोटा। तो जब दो रेखाएं होती हैं, एक छोटा है और एक क्या है? बड़ा है, इसके बीच का कोण क्या है? एकदम छोटा है। तो उस कंडीशन में अगर छोटे वाले से बड़े वाले पर लंब डाल दिया जाए ना, यह वाला लंब डाल दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? उस हिसाब से अगर हम इस पर लंब डाल दें, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी। क्या दे देते हैं? सी। तो बताइए, क्या जो एपी होगा वो सीपी के बराबर नहीं होगा? होगा ना, बराबर होगा। इस तरह से इस रूल को फॉलो करें तो ये होता है। इसको बस आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ का कोण एकदम कैसा हो? छोटा हो, सूक्ष्म कोण हो। तो ये दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब यही नियम हम यहाँ लागू करें, इस बड़े वाले में और यह छोटे वाले में। हम बी से उठा करके एक लंब यहाँ पर डाल दें, इसका नाम दे दें डी। तो बताइए, जो पीबी होगा वो तो डीपी के बराबर ना हो जाएगा? तो चित्र के अनुसार सीधे क्या लिख देते हैं? अच्छा, एक चीज और है, यह कोण अगर थीटा है ना इधर वाला, तो इधर वाला कोण भी आपका थीटा ही होगा। ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार बताइए, तो जो एपी होगा, ध्यान दीजिएगा, एपी किसके बराबर होगा? सीपी के बराबर होगा, नहीं होगा? एपी किसके बराबर होगा? सीपी के बराबर होगा। अच्छा, सीपी को अगर दो भाग में, मतलब दो जगह लिखना हो, तो हम उसको सीओ नहीं सीओ प्लस ओपी लिख सकते हैं। सीओ प्लस, तो हम एपी को, अच्छा एपी को तो हम R1 माने हैं जी, एपी को ही तो R1 माने हैं। इसी R1 का मान ज्ञात करना है। तो R1 किसके बराबर हो जाएगा? CO प्लस OP। CO प्लस, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। CO प्लस OP, ये समझ रहे ना कि AP इक्वल टू CP क्यों हो रहा है?
हम पहले ही कह दे रहे कि छोटे कोण के लिए दो रेखाएं हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। इनके बीच का कोण अगर छोटा है तो छोटे वाले रेखा से लंब डाल देना इस बड़े वाले पर, तो उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए और छोटे वाले से क्या कर दिए, लंब डाल दिए। तो जो अब AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, CP के। और CP को दो भाग में लिख दे रहे हैं, CO प्लस OP। बढ़े ना आगे, CO प्लस OP। अब OP तो समझ में आ रहा है कि R है, OP तो हमको पता है कि क्या है, लेकिन CO नहीं पता है कि क्या है। CO नहीं पता है ना, तो CO को हम निकालते हैं। इसको समीकरण कुछ देर के लिए क्या बना देते हैं, 4 बनाते हैं। और हम लिखते हैं त्रिभुज ACO में, समकोण त्रिभुज ACO में देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है। तो यह किसका काम करेगा, L कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा, कर्ण। तो इसमें कर्ण है, हमको चाहिए CO। तो जो CO है वो तो आधार का ना काम करेगा, क्योंकि कोण तो इसी से सटा हुआ है। तो किसका काम करेगा, आधार का। तो ये आधार है क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण में कोई सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, tan। आधार कर्ण में tan होता है, cos होता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में हम लेते हैं cos थीटा। क्या लेते हैं, cos थीटा। cos थीटा और होता है आधार बटे कर्ण। आधार है CO, आधार क्या है, और कर्ण कितना है, L, CO बाई। तो यहां से अगर हम CO कहें कि CO किसके बराबर होगा, तो ये होगा L cos थीटा के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, L cos थीटा के बराबर। तो हम अब कह सकते हैं कि जो R1 है वो किसके बराबर है, तो L cos थीटा। ठीक है, L cos थीटा प्लस OP ना, OP कितना है, R। ये समीकरण कितना बन गया, 5। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। L cos थीटा प्लस R हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, R1 निकल गया है, R1 निकल गया है, क्योंकि L हमको दूरी में पता है, R दूरी पर हमको निकालना ही है। तो R1 जो माने थे वो किसके रूप में आ गया, L और R के रूप में। अब हमको इसी प्रकार निकालना है कौन सा दूरी, अब निकालना है R2। तो R2 किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए, DP के बराबर। लिखेंगे पुनः 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 BP इक्वल टू BP इक्वल टू DP। BP कितना है, R2। DP को क्या लिख सकते हैं, DP को ध्यान दीजिए, DP को लिख सकते हैं, DP को लिख सकते, देखिए OP। DP का लिख सकते हैं OP, क्योंकि वो हमको R पहले से पता है, और उसमें से OD घटा दीजिए, OP माइनस OD, OP माइनस, कोई दिक्कत इसमें, OP माइनस OD। ये समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, हम निकालने वाले हैं OP। तो समझ में आ रहा है कि R है, OP हमारा क्या है, R है। बस दिक्कत कहाँ है, OD में। तो OD में भी तो ये लंब डाले हैं, यह दूरी L है। तो आइए, ये क्या है, कर्ण है ना। अरे 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है ना। आइए ये काम करेगा आधार का, कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब का काम करता है। तो यहाँ भी पुनः cos थीटा लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, cos थीटा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ODB में cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना। तो OD बटा L, OD बटा, तो बताइए OD बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा होगा। OD के बदले मान रख दें तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो R2 होगा वो किसके बराबर होगा, OP। OP तो R है, OP क्या है, माइनस L cos थीटा। कोई समस्या नहीं इसमें, R माइनस L cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर R माइनस L cos थीटा आया है, और यहाँ पर L cos थीटा प्लस R आया है। इसका भी R आगे कर दें, बात एक ही है।
आर प्लस एल कॉस थीटा लिखिए, चाहे एल कॉस थीटा प्लस आर लिखिए, एक ही बात है, थोड़ा क्रम से रहेगा। तो आर प्लस एल कॉस थीटा, ये ठीक है। तो यहां भी तो बदल लीजिए, सीओ प्लस ओपी मत लिखिए, हाँ ओपी प्लस सीओ लिख दीजिए, ओपी प्लस सीओ। अब ठीक है, इसको आप समीकरण दीजिए 6। तो देखिए R1 और R2 का मान निकल चुका है। अब इस मान को उठाए कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर देखिए 1 बाई R2, तो 1 बाई R2 मतलब 1 बाई R माइनस एल कॉस थीटा, 1 बाई R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस माइनस है ना, 1 बाई R1, R1 के बदले में R प्लस एल कॉस थीटा, हाँ 1 बाई R प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एन हुआ। इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिएगा R माइनस एल कॉस थीटा और R प्लस एल कॉस थीटा, ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ना, तो ये तो इस तरह से बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माने इसमें देखिए R माइनस एल कॉस थीटा भी है और R प्लस एल कॉस थीटा भी इसी में है, दोनों है इसमें। तो जब यहाँ से भाग करेंगे R माइनस एल कॉस थीटा से, तो R माइनस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कौन बचेगा, R प्लस एल कॉस थीटा। तो ऊपर 1 में गुणा करेंगे ना, तो R प्लस एल कॉस थीटा, या माइनस से माइनस लगा देते हैं, R प्लस एल कॉस थीटा से भाग करेंगे तो इसमें प्लस वाला भी है, प्लस वाला कट जाएगा तो कौन बचेगा, तो ये हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। कोई समस्या है जी इसमें, आगे बढ़ा जाना, ज्यादा भारी नहीं हो रहा है, भारी हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कटाइए, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस R से प्लस R कट गया, तो V इक्वल टू क्या मिला। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर L छोटा राशि है, L क्या है, छोटा राशि है, तो उसको छोड़ सकते हैं ना। तो देखिए R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो ये कैसा होगा, उपेक्षणीय होगा, उपेक्षणीय है, उपेक्षणीय तो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो V इक्वल टू तो बनेगा क्या, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा L cos थीटा और L cos थीटा 2L cos थीटा बटा R स्क्वायर हुआ, तो माइनस माइनस नहीं आएगा इसमें। अब देखिए 2QL P होता है, 2QL क्या होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा, इसका तो लिख देते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 देखिए 2QL के बदले में P आया cos थीटा, तो P cos थीटा आ बटे, ये सूत्र निकला हम लोगों का। कहाँ नीचे cos थीटा है, अरे उपेक्षणीय है, पूरे पद को ही छोड़ दिए हैं, उपेक्षणीय है ना, उपेक्षणीय छोड़ दिए हैं, थीटा नहीं जान रहे, सबसे छोटा कोण है तो उपेक्षणीय इसीलिए छोड़ दिए हैं। एल भी आपका क्या है, छोटा ही है, उपेक्षणीय है। तो V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये वाला चीज मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्री हो गया यहाँ पर, छापो, हाँ है। तो P cos थीटा बाई R स्क्वायर हम लोग का निकल गया। अब अगर आप ये माने कि इसी सूत्र के सहायता से निरक्षीय स्थिति को प्राप्त करना हो, इस सूत्र की सहायता से कौन सा स्थिति प्राप्त करना है, निरक्षीय स्थिति। यदि हम कहें कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय
स्थिति में। ये बताइए, अगर ये बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होता तो ये कहाँ होता? ये P होता इसके सामने, तब तो ये कोण डाउन हो जाता नीचे ना, तो कोण कितना हो जाता? 0। तो निरक्षीय स्थिति में थीटा क्या होता है? 0 होता है ना। निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है? 0। तो लिखेंगे कि इस स्थिति में v इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P cos थीटा बाई r स्क्वायर, P cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो थीटा तो हमारा 0 हो गया है ना। का 0 का मान कितना होता है? का 0 का मान 1 होता है। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r स्क्वायर। और दूसरा वाला हाँ देखिए, ये तो अक्षीय वाला है जी। अक्षीय स्थिति में ना 0 होगा, चलिए कोई बात नहीं है। निरक्षीय स्थिति में थीटा एकदम खड़ा हो जाएगा ना, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 बटा r स्क्वायर। cos 90 का मान 0, तो v का मान क्या हो जाएगा? तो वहाँ भी 0 आया था, तो 0 है तो उसको क्या हम P के पद में लिखें और Q के पद में लिखें? जो 0 नहीं हो रहा है वो यहाँ पर किस रूप में आ जा रहा है? P के रूप में आ जा रहा है। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। तो दोनों यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है ना। अक्षीय स्थिति भी यहीं से आ जा रहा है, निरक्षीय भी यहाँ से आ जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे तो दोनों बाकी याद हो जाएगा खुद ब खुद। नहीं, इसको याद रखेंगे दोनों याद हो जाएगा। तो ये भी पूछा है बोर्ड परीक्षा में कई बार। याद करना मतलब कि लिख के याद करो। लिखो इसको।